जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों, जितने भी मॉडल पेपर मैं आप लोग को दिया हूँ उनको आप लोग एक बार देख लेना, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है अंतिम बार आप लोगों को रिविजन करना है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे चार गो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का जो मार्कशीट होगा, ठीक है, उसमें जो है आपको जो है इस तरीके से चार जो है गोला दिया जाएगा। जो आपका ऑप्शन सही है, जैसे कि यहाँ पे जो है इसका आंसर तुर्की है, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूरोप का मरीज जो है तुर्की है। तो आपको जो है ये पहला जो ऑप्शन है इसको पूरी तरह से एकदम कलर करना है, पूरी तरह से एक जरा से भी खाली नहीं छोड़ना है आपको पूरा। और ये है कि राउंड से बाहर आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, और अच्छे से आप लोग जो है उसको कलर करेंगे। इसी तरह से आप लोगों को बनना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और बार बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, मरियान जो है किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक था, तो वो फ्रांस देश का। ठीक है, अच्छे से इसको जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम्स नज़दीक है। तो आप इसको अच्छे से पहले जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जितने भी मॉडल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है उन सभी को आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार जो है अधिकतर सवाल मॉडल पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इटली की स्थापना किसने की थी। तो इटली की स्थापना जो है ज्योतिषवी मतिस्नी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों का दिया हुआ है। अगला है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। तो देखिए, उस समय जो है फ्रांस के जो है सम्राट यानी फ्रांस में जो शासक थे उसका नाम था लुईस 16, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। तो कब बना था ये आपको बताना है, उसका ईस्वी आपको बताना है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट जो है कब बना था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1804 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ। देखिए, रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ यानी कि कब जो है उसकी घोषणा कर दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने रॉयलेट एक्ट के बारे में पहले भी पढ़ा था, ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो उस समिति का नाम था हंटर समिति, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई, यानी कि कब जो है उसका समाप्ति की गई। तो ये इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, 8 नंबर आप लोग जो है अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि यहाँ तुर्की वाला जो है एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। देखिए, 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ठीक है, तुर्की समाप्ति तुर्की का जो संपन्न हुआ, ठीक है, तो वो जो हुआ था 1924 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको अच्छे से समझना है कि साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा था तो उस ईस्वी का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संसाधन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्वामित्व के आधार पर जो है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो है आप लोगों का जो होता है वो है 4 संसाधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का कारण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा गया है मृदा अपरदन, तो यहाँ पे देखिए नदियों का बाढ़ आना नदियों में, और वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से। तो देखिए, इन सभी में से जो है क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृदा अपरदन जो होता है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए, काली मिट्टी यानी कि काली मृदा पाया जाना ये जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है ये तो सभी को पता है कि जहाँ पे सिर्फ बालू बालू ही होता है, तो वो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान।
चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, सरोवर बांध के बारे में मैंने आपको बताया था। सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा, देखिए जरा समझिएगा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर था, नर्मदा नदी पर, और ये किस राज्य में स्थित है, ये है गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा 133वां स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो देखो, भारतीय संविधान में अधिकारियों की जो सूची है वो है 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बेल्जियम की सीमा जो है न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस तीनों में लगती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के जो अंग है वो है 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भारतीय 3 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। भारतीय संसद के अंग जो है 3 होते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, देखिए ये क्वेश्चन में काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे समझना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो है कितने ऐसे देश हैं जहां पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था होते हैं। तो ये है 30, ठीक है, सॉरी 30 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 25 ऐसे देश हैं जहाँ पे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। ठीक है, और कई सारे देश हैं जिसमें कि एकात्मक जो है शासन व्यवस्था है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 25 देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम जो है किस प्रकार की सरकार है ये आपको बताना है। तो बेल्जियम जो है ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, संघात्मक सरकार है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है। तो ये तो सभी को पता है कि श्रीलंका जो है एकात्मक सरकार है और बाकी जितने भी है संघात्मक सरकार की है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है। तो ये हो जाएगा कानून और व्यवस्था। देखो, विदेशी मामले, मुद्रा और बैंकिंग, ये तीनों जो है ठीक है संघीय सूची में आता है, लेकिन कानून और व्यवस्था जो है संघीय सूची में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानून व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। देखिए, नगर निगम के प्रमुख को जो है हम लोग मेयर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है नगर निगम के प्रमुख को, यहाँ पे जो है आप देखिए नगर निगम के प्रमुख को क्या नहीं कहा जाता है। यहाँ पे नहीं छूट गया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या नहीं कहा जाता है। देखिए, चेयरमैन जो है नहीं कहा जाता है। चेयरमैन क्या होता है कि वो जो सांसदीय रूप में चुना जाता है या कुछ उसको प्रस्ताव दिया जाता है तो वही चेयरमैन होता है। तो यहाँ पे नगर निगम के प्रमुख को क्या नहीं कहते हैं, चेयरमैन नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इकोनॉमिक्स का सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर जाएगा 61% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। 61% ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार की दृष्टि से जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहता है या उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब एक काम पर जो है एक से अधिक या आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगते हैं तो उस रोजगार को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश
क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। देखिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते वो कौन सी क्षेत्रक में आते हैं ये आप लोगों को पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपास एक उत्पादन है, तो कपास एक क्या है? प्राकृतिक उत्पादन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? देखिए 31 नंबर का 3 नंबर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह गतिविधि जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है क्षेत्रक में आती है, तो किस क्षेत्रक में आती है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। मैंने अभी जस्ट बताया कि तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, वस्तु का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है तृतीयक। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, चित्तरंजन दास। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो संस्थापक थे आप लोगों को पता ही होगा कि यंग यूरोप के बारे में, और मैंने आपको बताया भी था ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने इसको बताया भी है कि यंग यूरोप की जो संस्थापक थे वो कौन थे, उसका नाम आप लोगों को पूछा गया है, वो आपको बताना है। तो देखिए यंग यूरोप की संस्थापक थे मेजिनी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 96.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है, तो किसको सौंपी गई है? इसको सौंपी गई संघीय शासन संसद को। देखिए राष्ट्रपति, राज्य भवन मंडल और राज्यपाल, इन तीनों को जो है नहीं दिया जाता है उसका पदभार, तो लेकिन इसकी जो शक्तियां है उसको सिर्फ संघीय संसद को दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 22 भाषाओं को। ठीक है, जो कि इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो ये तो काफी इजीली क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यूनान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है 200 जिलों में लागू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों का दिया गया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी से हटकर जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है कब लागू की गई थी या कब इसकी पारिता की गई थी? तो आपको याद रखना है 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में इसी का जो है दूसरा नाम मनरेगा के नाम से जाना जाता है, और इसको आप लोगों को जो है अच्छे से जो है रिवीजन कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, इसने यहाँ पे दिया गया है कि कल्पनादर्श से यूटोपिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको एकदम पूरी तरह से हुबहू यही प्रश्न आपका जो है आंसर आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो एक आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग जो है असंभव होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्पनादर्श, यानी कि यूटोपिया कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया कि सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था, जिससे यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 3 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का नाम बताना है, तो आपको हो जाएगा एक भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, और एक हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये 2 जो है आपका राजनीतिक दलों का नाम आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा सौर ऊर्जा और दूसरा आपको देना है पवन ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों क्या है? परंपरागत ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता लिख देना है कि सड़कों के दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है, यानी सड़कों को
छोटे मोटे जगहों पर, चाहे वो उबड़ खाबड़ जगह हो या उच्च नीच जगह हो, वहां पर भी सड़कें निर्माण की जा सकती है, उसे बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आपको विशेषता बताना है कि सड़कें छोटी दूरी के यात्रियों तथा माल परिवहन के लिए उत्तम साधन है। तो इस प्रकार से दो विशेषता आप लोगों को बता देनी है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों मुद्रा क्या होता है? मुद्रा एक वस्तु विनिमय के आदान प्रदान को हम लोग कह सकते हैं, या मुद्रा से हम किसी भी वस्तु को जो है हम खरीद या विक्रय कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो उसको दोस्तों परिभाषा के अनुरूप आपको लिख देना है कि साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ है धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां होती है। इस प्रकार से आपको सटीक जो है आंसर आपको लिख देना है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहे जाती है या कह सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको उत्तर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप का, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। इसमें कि पहला प्रश्न दिया गया कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने जो है निम्नलिखित कदम इस प्रकार उठाए हैं। तो पहला जो है इसका पॉइंट देना है कि सबसे पहले पैतृक भूमि और नागरिक जैसे विचारों के लिए एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा पॉइंट देना है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। तीसरा देना है कि सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। चौथा पॉइंट देना है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और अगला पॉइंट आपको देना है जो कि काफी वीवीआई पॉइंट है, इसमें लिख देना है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और नाप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है यानी फ्रांसीसी क्रांतियों में जो सामूहिक पहचान का भाव जो पैदा किया, जो क्रांतिकारियों ने किन किन कदमों को उठाया है। तो इसको आप लोग अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया कि सुंदर बंदरगाह 18वीं सदी के अंतर्गत हसिये पर क्यों पहुंच गया? तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है कि सूरत में जो है सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफी समृद्ध था यानी कि प्रसिद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कोलकाता और बंबई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हसिये पर पहुंच गए या हसिये पर यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे सिर्फ हसिये लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफी चाहूंगा। आगे अगला पॉइंट आपको देना है कि 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायत हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर अधिकतर या अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी उन्होंने जो है बाद में क्या किया, व्यापार पर जो है अधिकार जो है उन्होंने जमा लिया, अपना जो है धाक जमा लिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट देना है कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहां से होने वाली निर्यात में नाटकीय कमी आई। एक बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। अगला पॉइंट आपको देना है कि पुरानी बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों यानी कि बंबई और कोलकाता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि 18वीं सदी में सुंदरवाह के जो सुंदरवाह बंदरगाह जो है, ठीक है, सूरत बंदरगाह जो है वो हसिये पर जो है इस प्रकार से पहुंच गया है। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली प्रमुख लाभों को लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली प्रमुख लाभ जो है इस प्रकार है। पहला देना है कि जल भंडारण में सहायता मिलती है। दूसरा देना है कि बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है। तीसरा देना है कि जल विद्युत का उत्पादन होता है। चौथा देना है कि नहरों द्वारा नौका परिवहन या नौवा यहाँ पे हो जाएगा नौका, ठीक है, नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है। और अगला पॉइंट लिखना है कि मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ इस प्रकार है। तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया कि एक पेयजल या एक पेय फसल का
नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन दें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक पेय फसल क्या है, चाय। यह चाय एक पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जो है निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला पॉइंट देना है कि इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट भी देना है कि इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देना है कि इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट देना है कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि चाय की खेती के लिए किन किन परिस्थितियों की यहाँ पे वर्णन की गई है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। तो इसका उत्तर देना है कि सत्ता की साझेदारी, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और इसमें यह भी कहा गया कि इसके क्या क्या लाभ है। तो आगे बताना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले सभी या रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है सत्ता की साझेदारी को समझा और सत्ता के साझेदारी के क्या क्या लाभ है उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो दोस्तों उत्तर देना है निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट देंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक संगठन है वह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा पॉइंट देना है कि दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। तीसरा पॉइंट देना है कि दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है, लेकिन यानी कि जबकि राजनीतिक दल जो है एक बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट देना है कि दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार के बनने के पहले तथा बाद दोनों परिस्थितियों में कार्य करते हैं, ठीक है। अगला आपको पांचवा पॉइंट देना है कि दबाव समूह का उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे तक सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दोस्तों दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर को देखा है और इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि खाद्य उपलब्धता की तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तो इतिहास से 2 उदाहरण आपको देना है। तो आंसर इस प्रकार देना है कि यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली गाड़ियों, बड़े आकार के जलपोतों द्वारा, यानी जलपोतों का मतलब हो गया जो आपका बड़े आकार का जो नाव चलता है जिसको पानी वाला जहाज कह सकते हैं, द्वारा यह खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाजों के कारण अब जल्दी खराब होने वाली चीजों जैसे कि मांस, फल आदि भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप लोग 100% जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल ही एक्स्ट्रा सवाल था इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बैंकों की क्रियाविधि का वर्णन करें। ये तो आप सभी को पता है कि बैंकों की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से है। आपको 2 से 3 पॉइंट आपको दर्शा देना है, जैसे कि आप दर्शा सकते हैं कि बैंकों से हम अपनी जो है धनराशि को जमा और निकासी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि हम बैंकों से जो है कुछ प्रतिशत के आधार पर हम ऋण ले सकते हैं। और उसके बाद आगे लिख सकते हैं कि हम बैंकों में अपना जमा राशि के साथ उसकी ब्याज को भी ले सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर यहाँ पे दिया गया है, जो कि पहला प्रश्न इसमें लॉन्ग आंसर का है। यहाँ पे दिया है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। दोस्तों यह काफी BBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में 100% लिख लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है ना सिर्फ ये क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के भी दे सकता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है कि G77 से आप क्या समझते हैं, इसकी जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया पर एक व्याख्या करें। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में जो है इसका आंसर क्वेश्चन देगा, लेकिन आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका आंसर को समझते हैं, G77 देशों से आप क्या समझते हैं।
तो उत्तर देना है कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बना लिया जो समूह 77 यानी G77 के नाम से प्रसिद्ध है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे प्रश्न दिया था G77 के आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। उसके बाद उसके बारे में बताएंगे, तो इसको थोड़ा सा जो है पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास। उसके बाद आगे लिखना है कि ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उसने विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों की G77 नामक देशों में नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे कि पहला पॉइंट देना है कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके। दूसरा पॉइंट देना है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। तीसरा पॉइंट देना है कि उन्हें कच्चे माल की सही दाम मिल सके। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि G77 से आप क्या समझते हैं और G77 जो है ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस प्रकार रही, इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि संघी शासन के संघी और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या 3 मुख्य अंतर है, इसके उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण के साथ साथ आपको बताना है, तो सबसे पहले लिखेंगे शासन के संघी एवं और एकात्मक स्वरूपों में अंतर, जो कि पहला पॉइंट देंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, जैसे कि भारत में जबकि संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और श्रीलंका, ठीक है। दूसरा पॉइंट देना है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती है, जबकि केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। तीसरा पॉइंट भी देना है कि संविधान प्राय जो है कठोर होता है। संविधान क्या होता है? प्राय जो है वो कठोर होता है। केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकती है, जबकि संविधान प्रायः लचीला होता है। केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक स्वरूपों की शासन व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न है, अंतर, इसको मैंने बताया है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर देना है तृतीय क्षेत्र जो क्रियाएं होती है वह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में सहायता करती है। तो प्राथमिक और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीयक, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रों में भी सहायता करती है। ये क्रियाएं अपने आप उत्पादक नहीं होता है, परंतु उत्पादक क्रियाओं की सहायता हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला उत्पादन, जैसे कि ट्रकों या रेलवों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कभी कभी मान को गोदामों में, यानी कभी कभी जो है माल को गोदामों में भी रखा जाता है। इन व्यापारियों से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके या बैंकों में रुपया उधार लेकर माल का भुगतान किया जाता है। यह सारे काम तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। इसका अर्थ यह है कि तृतीय क्षेत्र सेवा कार्य है, ना कि उत्पादनकारी, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसलिए आपको कॉपी में नोट कर लीजिए। तृतीय क्षेत्र को भी सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल दिया गया कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए इसका उत्तर देना है कि भूमि के ऊपरी सतह जो है पनिया हवा, पानी, ठीक है, यानी कि पानी होगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाए क्या आ जाएगा, पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चले जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक बहुत
बड़ी जो है प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित है। इसके बाद दोस्तों आगे लिखना है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई उपाय यानी कि कई उपाय किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला देना है कि ढाल वाली भूमि पर समांतर हल चलाकर ढाल के साथ जल के बहाव की गति कम होती है, इससे अपरदन की क्रिया कम होगी। दूसरा देना है कि त्रिभुवन वाली, यानी त्रिभुवन वाली मतलब हो गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे इस प्रकार से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह से जो है खेत रहता है, तो क्या होता है कि त्रिभुवन वाली भूमि पर जो है सीढ़ी नुमा खेती करके पानी के बहाव को जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देना है कि नीचे क्षेत्रों में जहां तेज जल बहाव की संभावना होती है, वहां फसलों के बीच घास की पट्टी लगाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट देना है बच्चों कि पहाड़ी ढलानों या नदियों के किनारे जो है वृक्षारोपण करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगला लिख देना है कि खेतों में प्लास्टिक का ना डालकर मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि मृदा अपरदन को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इसके मैंने उपाय बता दिए। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। दोस्तों सबसे पहला देख सकते हैं कि भारत का ये मानचित्र है, अब इसको दर्शाना है। सबसे पहले देखिए यह है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो दोस्तों यह जो आप देख सकते हैं, यह जो है ये आपका जो लकीर जो ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक, आप इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। और देखिए दूसरा दिया है कि तूतीकोरन जो है यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, ये वाला तूतीकोरन है। उसके बाद हीराकुंड बांध जो है यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों देखिए कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और विशाखापत्तनम जो है इस जगह है, तो विशाखापत्तनम इस जगह है, इसको आप लोग जो है टिक लगाकर यहाँ पे आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है पूरी तरह से आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है मॉडल सेट 1 का जो है मैंने सब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूं। आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन था, जो भी आपके पास अभी भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्द ही मैं उसका जो है आपके कंफ्यूजन और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।